आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इस लेक्चर में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम कवर कर रहे हैं एग्जांपल्स एंड सॉल्यूशंस पार्ट को, ऑलराइट, और हमने मेडिवल हिस्ट्री को फिनिश कर लिया था, राइट। तो बेसिकली इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट को। जो पैटर्न है वो सेम रहेगा। 15 क्वेश्चंस होंगे हमारे पास इस लेक्चर में, और 15 जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। दो ही चीज जो होते आई हैं वही यहाँ पे होंगी, या तो हम रिवाइज करेंगे पुरानी चीजों को या फिर हम सीखेंगे कुछ नई चीजों को, ऑलराइट, ओके। और जो हमारा टाइम पीरियड है 40 सेकेंड्स का, 30 सेकेंड्स का, 20 सेकेंड्स का या 15 सेकेंड्स का, वो वैसा ही रहेगा जैसे वो पहले था, ऑलराइट। तो आइए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो ब्लासी का युद्ध था, द बैटल ऑफ ब्लासी, वो किस साल में लड़ा गया? 1787 में, 1761 में, 1857 में या 1947 में? 30 सेकेंड्स आपके पास है आंसर करने के लिए, और आपका समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। टाइम्स अप। सो करेक्ट आंसर है ए, 1757। तो बेसिकली हिस्ट्री क्या थी बैटल ऑफ प्लासी की, ये हमारा मेन टास्क होना चाहिए। सो बेसिकली यहाँ पे थे नवाब, इनका नाम था सिराजुद्दौला, और ये नवाब थे कहाँ के? बंगाल के, ओके। और इन्होंने दो मेन चीजें की ब्रिटिशर्स के साथ में। पहली चीज थी कि इन्होंने सीज कर दिया था इंग्लिश फैक्ट्री को। कहां पे? कासिम बाजार में। दूसरी जो चीज इन्होंने की यहां पे कि उन्होंने टैक्सेस लगा दिए ब्रिटिश गुड्स पे, जो कि उस पर्टिकुलर स्टेट से एरिया से पास होते थे, ऑलराइट। या फिर आप कह सकते हैं जो बेसिकली बंगाल की टेरिटरी से पास हो रहे थे उन सभी पे इन्होंने लगाए थे टैक्सेस, ऑलराइट। तो ये थे दो मेन चीजें जो कि इन्होंने की थी, ओके। और इसका जो आउटकम था वो ये था कि ब्रिटिशर्स ने सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया मीर जाफर को, और एक लड़ाई होती है बैटल ऑफ प्लासी की सिराजुद्दौला के साथ में। और इसके बाद जो मीर जाफर था उनको डिक्लेयर कर दिया गया न्यू नवाब ऑफ बंगाल, बंगाल के नए नवाब, ओके। लेकिन फिर से क्या होता है, तो मीर जाफर थे वो कंप्लाई नहीं कर पाए ब्रिटिशर्स के साथ में, और इवेंचुअली क्या होता है कि इनको भी रिप्लेस कर दिया गया मीर कासिम के साथ में, ऑलराइट। लेकिन फिर क्या होता है, कुछ समय पश्चात फिर से वही चीज हुई। मीर कासिम जो थे वो भी ब्रिटिशर्स के साथ कंप्लाई नहीं कर पा रहे थे उनकी पॉलिसी के साथ में, लेकिन ये जानते थे कि अगर डायरेक्ट लड़ाई लड़ी ब्रिटिशर्स के खिलाफ तो हो सकता है कि वो मारे जाए, ऑलराइट। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, मीर कासिम ने एक स्ट्रेटेजी बनाई, और उन्होंने क्या करा, उन्होंने अलायंस बनाने स्टार्ट करे। मीर कासिम प्लस सौजा उद्दौला प्लस आलम शाह सेकेंड, ऑलराइट। तो इसमें एक चीज याद रखिएगा, सौजा उद्दौला और सिराजुद्दौला दोनों में फर्क है। सौजा उद्दौला जो थे वो बेसिकली नवाब थे अवध के, ऑलराइट, और जो सिराजुद्दौला थे बेसिकली वो नवाब थे बंगाल के। आलम शाह जो थे वो उस टाइम पे मुगल एम्परर थे, ऑलराइट। और जो मीर कासिम थे वो बंगाल के चीफ थे सिराजुद्दौला मीर जाफर के बाद। तो जो मीर कासिम थे, फिर सौजाउद्दौला और आलम शाह सेकेंड, इन सब ने एक आर्मी फॉर्म की और बैटल ऑफ बक्सर में लड़ाई लड़ी ब्रिटिशर्स के खिलाफ। किस साल में? 1764 में। लेकिन क्या होता है कि ये लोग हार गए इस लड़ाई में, ऑलराइट। और फिर क्या होता है, जो ब्रिटिश रूल था वो
बंगाल में एंटर हो जाता है। ओके, तो ये थी लिटिल बिट हिस्ट्री अबाउट दिस थिंग, और ये हम सीख चुके हैं बैटल ऑफ प्लासी में। ऑलराइट, अब आइए आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, रेगुलेटिंग एक्ट जो था 1773 का, वो इंट्रोड्यूस हुआ किसके टाइम के दौरान? कौन था उस टाइम पे ब्रिटिश मोनार्क? क्वीन विक्टोरिया थी, किंग जॉर्ज थर्ड थे, किंग जॉर्ज सेकंड थे, किंग जॉर्ज फोर्थ थे। 30 सेकेंड्स आपके पास है इसको आंसर करने के लिए, और आपका समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है किंग जॉर्ज थर्ड। ऑलराइट, तो बेसिकली अगर हम बात करें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की, ओके, तो बेसिकली ये था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास्ड। ऑलराइट, लेकिन इसको रिकमेंड किसने किया था? लॉर्ड नॉर्थ ने, जो कि थे आपके ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। ऑलराइट, तो बेसिकली क्या होता है, बैटल ऑफ बक्सर के बाद, ऑलराइट, इन द ईयर ऑफ 1674, जब ब्रिटिशर्स थे बेसिकली उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया बंगाल को, तो क्या होता है कि उनको पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चाहिए था बंगाल को रूल करने के लिए, और इसी वजह से उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 फॉर्म किया, जिसने की पहली बार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्रिएट किया। ऑलराइट, तो बेसिकली क्या होता है, जो गवर्नर जनरल थे वो रिस्पॉन्सिबल थे गवर्नमेंट को चलाने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट के बिहाफ पे, और जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ऑलराइट, तो ये था आपकी हिस्टोरी बिहाइंड रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ओके, अब मुझे उम्मीद है कि आपको आइडिया लग गया होगा। आइए आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने है, गवर्नर जनरल जो थे जिन्होंने की इंट्रोडक्शन कराया डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट से। अब इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं प्रीवियस लेक्चर्स में भी, तो मुझे लगता है कि आपको ये अच्छे से याद होगा कि इसका आंसर क्या है। 30 सेकेंड्स आपके पास है इसका आंसर देने के लिए, और आपका समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है लॉर्ड डलहौसी। ऑलराइट, सो लॉर्ड डलहौसी जो थे बेसिकली वो थे गवर्नर जनरल जिसके टाइम पे डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट जो था इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ। और ये क्या था, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट का कॉन्सेप्ट क्या था बेसिकली? तो बेसिकली इन्होंने बोला कि अगर कोई भी ऐसा केस है जहां पे कि कोई भी नेचुरल हायर, या आप कह सकते हैं कोई भी मतलब उत्तराधिकारी नहीं है राज्य के लिए, और जो किंगडम है ऐसे में वो चला जाएगा ब्रिटिशर्स के पास में। ऑलराइट, सो आप देख सकते हैं विल इवेंचुअली फॉल टू द ब्रिटिशर्स। तो ये था कॉन्सेप्ट डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट का। मान लीजिए कि अगर कोई भी राजा है उसके पास कोई भी नेचुरल उत्तराधिकारी नहीं है या हायर नहीं है, या उसने किसी को अडॉप्ट किया हुआ है, तो इस केस में वो जो पर्सन अडॉप्टेड है
वो डिक्लेयर नहीं होगा नेक्स्ट रूलर या न्यू रूलर, और जो किंगडम है उसका टेक ओवर कौन ले लेगा, उसका टेक ओवर ले लेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट। और इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने कुछ इलाकों को कब्जे में लिया, 17 को कब्जे में लिया, संबलपुर और जैतापुर को कब्जे में ले लिया, झांसी को कब्जे में लिया, नागपुर को कब्जे में लिया, और अवध को भी कब्जे में ले लिया। ऑलराइट, तो ये कुछ मेन किंगडम्स हैं जो कि ऑक्यूपाइड कर लिए गए ब्रिटिशर्स के द्वारा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू, जो कि डलहौजी के टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ था। और इसके बाद डलहौजी ने बाकी कौन से काम किए थे? जो फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज था वो ओपन हुआ रुड़की में। ऑलराइट, इसके पश्चात रेलवे लाइंस बनाई गई। ऑलराइट, इसके पश्चात टेली कम्युनिकेशंस को स्टैब्लिश किया गया। तो ये कुछ मेन फैक्टर्स थे जो कि लॉर्ड डलहौजी ने किए थे। अब आइए आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है कि जो इंडियन रेबिलियन था 1857 का, उसको प्राइमरली स्पार्क किसने किया था? लैंड रेव्यूज ने, इंग्लिश एजुकेशन के इंट्रोडक्शन ने, या फिर सोल्जर्स को जो यूज करने के लिए बोला गया था उसके लिए, या फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल के। 40 सेकेंड्स आपके पास है, आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। टाइम्स अप। 32 33 34 35 36 37 38 39 40। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है सी। जो यूज था इंडियन सोल्जर्स का कार्ट्रिजेस में, उसकी वजह से ये शुरू हुआ था। तो बेसिकली क्या होता है यहाँ पे कि जो न्यू एनफील्ड राइफल्स थी, जो नई एनफील्ड राइफल्स थी जो कि इंट्रोड्यूस होती हैं 1857 में, बेसिकली क्या होता है कि ये कहा गया कि जो उसका कार्ट्रिज है वो ग्रीस से बनाया गया है, एनिमल फैट के, जैसे कि काऊ हो गया और आपके पिग्स हो गए। ऑलराइट, जो कि था अगेंस्ट द रिलीजन ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। तो इंडियन सोल्जर्स जो थे उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया इसके खिलाफ। ऑलराइट, और फाइनली आपका जो इंडियन रेबेलियन था वो स्टार्ट होता है कुछ किंग्स के द्वारा ज्वाइन करने के बाद, लोकल लीडर्स के द्वारा ज्वाइन करने के बाद, और किसानों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। और आप कह सकते हैं कि जो एक्स सोल्जर्स थे उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेशन दिया था। इन सभी ने मिलके इस रेबेलियन को स्टार्ट किया और इस तरीके से इंडियन रेबेलियन जो था उसका उदय होता है। ऑलराइट, तो ये था लिटिल बिट स्टोरी जो मैंने आपको बता दी। ऑलराइट, आइए आगे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी ANC, उसको किस साल में फाउंड किया गया था? 1887 में फाउंड किया, 1885 में फाउंड किया, 1905 में, या 1942 में? 30 सेकेंड्स आपके पास है इसका आंसर करने के लिए, और आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है इसका बी, 1885 में। सो बेसिकली क्या होता है, अगर हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो बेसिकली इसको स्टैब्लिश किया गया था एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, ताकि जो गवर्नमेंट है उससे बात की जा सके। ऑलराइट,
सो बेसिकली जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसको स्टैब्लिश किया गया था इस एम के साथ में, ताकि एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाया जा सके। और इसीलिए 1885 में क्या होता है, एओ ह्यूम ने, जो कि थे आपके एक्स सिविल सर्वेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट के, ऑलराइट, और इसी के साथ साथ डब्ल्यूसी बैनर्जी, इन दोनों ने एक साथ आके एक आईएनसी नाम का प्लेटफॉर्म बनाया। कहां पे? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, और ये था बॉम्बे में। ऑलराइट, तो आईएनसी जो था वो 1885 में फाउंड हुआ, एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म देने के लिए, गवर्नमेंट से बात करने के लिए। फाउंडिंग मेंबर्स थे एओ ह्यूम, जो कि एक्स सिविल सर्वेंट थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, फिर डब्ल्यूसी बैनर्जी थे, और इसकी जो लोकेशन थी वो थी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे, जहां पे आईएनसी फाउंड हुआ। ऑलराइट, अब आगे चलते हैं। 6 क्वेश्चन हमारे पास है कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी वो फॉर्म्ड हुई किस साल में? 1857 में, 1885 में, 1906 में, 1947 में। 30 सेकेंड्स आपके पास है आंसर करने के लिए, और आपका समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। टाइम्स अप। तो करेक्ट आंसर है सी, 1906 में। ऑलराइट, तो अगर हम बात करें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की, तो बेसिकली ये फॉर्म्ड हुआ था ताकि फॉरवर्ड किया जा सके इंटरेस्ट को मुस्लिम कम्युनिटी की। ओके, और बेसिकली अगर हम बात करें फाउंडेशन की, तो बेसिकली इसको फाउंड किया था मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे 1901 में। ओके, लेकिन क्या होता है कि 1906 का वो साल था जब ढाका में जो आज कैपिटल है बांग्लादेश की, ऑलराइट, वहां पे क्या होता है, जो नवाब थे वहां के सलीमुल्लाह खान, ऑलराइट, सलीमुल्लाह खान जो थे, उन्होंने मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी को कन्वर्ट करके बना दिया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ओके, और ये था साल 1913 जब मोहम्मद अली जिन्ना ने उन्होंने ज्वाइन कर लिया मुस्लिम लीग को। ओके, तो ये होगा आपका हिस्ट्री, फाउंडेशन ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की। ओके, अब आइए आगे चलते हैं। 7th क्वेश्चन हमारे पास है, जो लीडर थे खिलाफत मूवमेंट के इंडिया में वो कौन थे? महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे, या मौलाना आजाद थे? 20 सेकेंड्स आपके पास है। ऑलराइट, एंड आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है ए, महात्मा गांधी। ऑलराइट, तो यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन है जो आपको बताऊंगा। तो बेसिकली ये लीडर थे आपके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के, और बेसिकली ये स्टार्ट हुआ था आफ्टर द खिलाफत मूवमेंट 1919 साल ईयर में, और नॉन कोऑपरेशन स्टार्ट हुआ था 1920 में। और अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट की, तो बेसिकली स्टार्ट हुआ था अरेस्ट के बाद,
तुर्किश रूलर के आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। ओके, तो ब्रिटिश जो थे उन्होंने बेसिकली तुर्किश रूलर को अरेस्ट कर लिया, जो कि उस टाइम पे थे लीडर मुस्लिम वर्ल्ड के। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो मोहम्मद अली थे और जो शौकत अली थे, इन दोनों भाइयों ने मिलकर खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत की 1919 में। और जो गांधी जी थे उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया 1920 में, सॉरी। ऑलराइट, तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है, क्योंकि महात्मा गांधी जो थे वो बेसिकली लीडर थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के, ना कि खिलाफत मूवमेंट के। क्योंकि जो खिलाफत मूवमेंट था वो स्टार्ट किया था मोहम्मद अली ने और शौकत अली ने। अब आइए आगे चलते हैं। 8th क्वेश्चन हमारे पास है कि साइमन कमीशन जो था जिसको इंडियंस ने बॉयकॉट कर दिया, वो अपॉइंटेड हुआ था किस ईयर में? 1970 में, 1928 में, 1931 में और 1942 में। 30 सेकेंड्स आपके पास है आंसर करने के लिए, और आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। टाइम्स अप। सो करेक्ट आंसर है इसका 1928। बेसिकली अगर हम बात करें साइमन कमीशन की, तो बेसिकली इसको फॉर्मुलेट किया गया था चेकआउट करने के लिए प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियंस और अपग्रेडेशन के लिए। ओके, जो रिक्वायरमेंट थी उसके लिए। तो ये था मेन एम साइमन कमीशन का, जिसको कि इंडियंस के लिए स्टैब्लिश किया गया। लेकिन जो कंट्रोवर्सी हुई यहाँ पे वो ये हुई कि जितने भी 7 मेंबर्स थे वो बेसिकली आपके वाइट थे, गोरे भी आप कह सकते हो ना। तो टोटल मेंबर्स जो थे वो साइमन कमीशन के वो 7 थे, और सबके सभी गोरे थे या ब्रिटिशर्स थे। कोई भी इंडियन जो था उसमें इंक्लूडेड नहीं था। इसीलिए जो इंडियंस थे उन्होंने बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया साइमन कमीशन को, और कहना शुरू कर दिया क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंडियन इन्वॉल्व नहीं है इस कमीशन में, तो इसीलिए वो इंडियंस की प्रॉब्लम्स को नहीं समझ सकते। अब यहाँ पे एक चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। ऑलराइट, 1928 यहाँ पे लिखा हुआ है, 1927 आप कई जगह देखेंगे। ऑलराइट, दोनों डेट्स ही सही हैं। 1927 जो था वो साल था जब साइमन कमीशन जो था पर्पस्ड हुआ। ऑलराइट, 1928 वो साल था जब साइमन कमीशन जो था इंडिया में आया। ऑलराइट, तो दोनों ईयर जो है वो करेक्ट हैं। ऑलराइट, अब आइए आगे चलते हैं। 9th क्वेश्चन हमारे पास है दांडी मार्च को लेके, जिसे कि महात्मा गांधी ने लीड किया था। वो प्रोटेस्ट था किसके खिलाफ? जालियाबाग मसाकेर के खिलाफ, पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ, सॉल्ट टैक्स के खिलाफ, या फिर रॉलेट एक्ट के खिलाफ। 30 सेकेंड्स आपके पास है आंसर देने के लिए, और आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है सी। जो सॉल्ट टैक्स था जो कि ब्रिटिशर्स ने इम्पोज किया था उसके खिलाफ। तो बेसिकली क्या होता है कि साल था 1930 का, जब ब्रिटिश जो थे उन्होंने सॉल्ट टैक्स इम्पोज कर दिया, जिसने कि प्रोहिबिट कर दिया सॉल्ट की मैन्युफैक्चरिंग को। ऑलराइट, और जो लोग थे उनको सिर्फ और सिर्फ परमिशन थी कि वो नमक खरीद सकते थे सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर से।
तो ये थे मेन प्रोविजंस जो थे सॉल्ट टैक्स के अगेंस्ट। पहला कि जो मैन्युफैक्चरिंग थी सॉल्ट की वो बंद हो गई थी, कोई भी सॉल्ट को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता था। सेकंड कि अगर किसी को सॉल्ट चाहिए कंज्यूम करने के लिए तो उसको सिर्फ और सिर्फ खरीदना पड़ेगा ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर से ही। तो इसीलिए जो गांधी जी थे वो उसके खिलाफ खड़े हो गए और उन्होंने बोला कि जो सॉल्ट है वो बहुत ही कॉमन एलिमेंट है हाउस होल्ड्स का, ऑलराइट, और किसी को भी उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाने का अधिकार नहीं है। इसीलिए यहाँ पे डांडी मार्च ऑर्गेनाइज होता है और इसके पश्चात इनको अरेस्ट कर लिया गया और जेल भेज दिया गया क्योंकि इन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रीच किया था, ऑलराइट। अब 10th क्वेश्चन हमारे पास है और ये मेन रीजन है कि सॉल्ट टैक्स जो था वो इम्पोज क्यों हुआ, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। लेकिन इससे पहले आपको एक चीज का आंसर देना है, एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसको पूर्ण स्वराज जो था वो डिक्लेयर किया गया, ऑलराइट, लेकिन किस सेशन में दिया गया, ऑलराइट। लाहौर सेशन, सूरत सेशन, कराची सेशन या लखनऊ सेशन। उनके ईयर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। 30 सेकेंड्स में आपको आंसर देना है। टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है इसका लाहौर सेशन 1929 और ये था रावी नदी के किनारे। ओके, सो रावी नदी के किनारे क्या होता है, जो कांग्रेस थी उसने डिक्लेयर कर दिया स्वराज को या फिर आप कह सकते हैं कंप्लीट इंडिपेंडेंस को लाहौर सेशन 1929 में। जितने भी लीडर्स थे जो कि इन्वॉल्व थे इसमें उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया और इसके रिस्पॉन्स में क्या होता है, जो सॉल्ट लॉ था उसको इम्पोज कर दिया गया। तो दोनों ही जो चीज थी, डांडी मार्च या फिर पूर्ण स्वराज जो था, ये आपस में कनेक्टेड है, ऑलराइट। और यहाँ पे मैं आपको बता भी चुका हूँ हिंट भी, ऑलराइट। चलिए अब आगे चलते हैं। 11th क्वेश्चन हमारे पास है कि जो अगस्त ऑफर था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक रिस्पॉन्स था इंडियन नेशनल कांग्रेस की डिमांड्स के लिए, लेकिन उसको अनाउंस किस साल में किया गया? 1939 में, 1940 में, 1941 में, 1942 में। 20 सेकेंड्स आपके पास हैं इसको आंसर करने के लिए और आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है इसका 1940। सो अगस्त ऑफर जो था जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया था, या फिर हम बात करें लॉर्ड लिलिथगो की जो उस टाइम पे वॉर्स रहे थे इंडिया के, ऑलराइट, और इस टाइम पे चल रहा था आपका वर्ल्ड वॉर 2। ओके, और ये जो था ये कंप्राइज करता था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, डोमिनस स्टेटस को और प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स को। इसको एक बार करेक्ट कर लीजिएगा कि ये था आपका एक्सपेंशन ऑफ वॉर्सरॉय काउंसिल, ऑलराइट। तो ये थे 3 मेन प्रोविजंस अगस्त ऑफर के, लेकिन ये जो ऑफर था इसे रिजेक्ट कर दिया गया, ऑलराइट। अब आइए आगे चलते हैं। 12th क्वेश्चन हमारे पास है कि जो क्रिस मिशन था जिसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भेजा इंडिया में वो किस साल में आता है? 1940 में, 1942 में, 45 में या 47 में? 20 सेकेंड्स आपके पास है आंसर करने के लिए और आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20. Time's up. करेक्ट आंसर है 1942. जो क्रिप्स मिशन था बेसिकली वो आता है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के अंडर. ऑलराइट, और ये थे आपके 1942 में इंडिया भेजा गया इनको, और इनका जो मिशन था वो रिजेक्ट हो गया. ऑलराइट, और फिर से गांधी जी ने एक बहुत फेमस स्टेटमेंट दिया इसके खिलाफ, और वो था पोस्ट जो डेटेड चेक इन अ क्रम्बलिंग बैंक. ऑलराइट, तो याद रखिएगा इस स्टेटमेंट को. और ये स्टेटमेंट किसने दिया था? मिस्टर महात्मा गांधी जी ने अगेंस्ट द क्रिप्स मिशन. ऑलराइट, अब आइए आगे चलते हैं. 13th क्वेश्चन हमारे सामने है. जो फेमस क्विट इंडिया मूवमेंट था वो किस चीज के रिस्पॉन्स में लॉन्च किया गया? इस मिशन के फेलियर में, अगस्त ऑफ अनाउंस में, कैबिनेट मिशन के फेलियर में, या फिर वर्ल्ड वॉर सेकेंड की शुरुआत में? 15 सेकेंड्स आपके पास है आंसर करने के लिए, और आपका टाइम शुरू होता है अब. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13th, 14th, 15th, 16th. Time's up. करेक्ट आंसर है इसका द फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन. जो क्विट इंडिया मूवमेंट था बेसिकली उसको 1942 में लॉन्च किया गया, जब क्रिप्स मिशन जो था वो फेल हो जाता है. और जो इंडियंस थे उनको ये लगा कि ब्रिटिशर्स जो है बेसिकली वो इंडियन इश्यूज को एड्रेस नहीं करना चाहते, इसलिए क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत होती है. और जो फेमस मोटो था करो या मरो या डू और डाई, वो बेसिकली इसी टाइम पीरियड में दिया गया. ऑलराइट, अब आइए आगे चलते हैं. 14th क्वेश्चन हमारे पास है. इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो था, जो कि इंडिया और पाकिस्तान की विभाजन में आगे गया, ऑलराइट, इसको किस साल में पास किया गया? बहुत ही इजी क्वेश्चन है. 50 सेकेंड आपके पास है, आपका टाइम शुरू होता है अब. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13th, 14th, 15th. टाइम्स अप. करेक्ट आंसर है इसका 1947. ये वो साल था जब हम लोग को आजादी मिली. ऑलराइट, और इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग कंट्री क्रिएट हुए. ऑलराइट, और ये जो एक्ट था ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी लागू हुआ. और फिर हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, जो कि इस लेक्चर का हमारे पास है, कि फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे इंडिपेंडेंट इंडिया के? लॉर्ड माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? 15 सेकेंड्स आपके पास फिर से हैं इसका आंसर करने के लिए, और आपका समय शुरू होता है अब. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13th, 14th, 15th, 16th. टाइम्स अप. करेक्ट आंसर है इसका लॉर्ड माउंटबेटन. अब बहुत से लोग जो है वो सी राजगोपालाचारी को मान लेते हैं. ऑलराइट, तो मैं आपको बता देता हूँ एक चीज यहाँ पे, कि जो लॉर्ड माउंटबेटन थे बेसिकली वो थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. सी राजगोपालाचारी जो थे वो बेसिकली फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे इंडिया के, ऑफ इंडिया. तो ये है बेसिकली आपका एक स्लाइट डिफरेंस. सो स्टूडेंट्स, बेसिकली इस लेक्चर में हमने कवर किया है 15 क्वेश्चंस को मॉडर्न हिस्ट्री के. ऑलराइट, हम प्रीवियस फैक्ट्स एंड फिगर्स को हमने रिवाइज कर लिया और नए फैक्ट्स को हमने यहाँ पे सीखा है. नेक्स्ट लेक्चर में हम 15 और क्वेश्चन करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के. तब तक सभी फैक्ट्स एंड फिगर्स को रिवाइज कीजिए जो हमने यहाँ पे रिवाइज किए और डिस्कस किए. नेक्स्ट लेक्चर के लिए रेडी रहेगा. इस लेक्चर को समाप्त करते हैं. आप सभी का धन्यवाद.